अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वॉचिंग अपफ्रंट विद मोना आलम। नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से आज बाकायदा तौर पर सदर PMLN शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐसा मालूम हो रहा था कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें काफ़ी कंपोज्ड और अच्छी एक बॉडी लैंग्वेज थी शहबाज शरीफ साहब की, वेरी कॉन्फिडेंट ऑल्सो। तो क्या मामलात सारे हल हो चुके हैं नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए, बिलखुसूस अदालती मामलात और तिब्बी बुनियादों पर जो बाहर जाने की, मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दी गई थी। गोया इस बात के बावजूद कि नवाज शरीफ साहब उस वक्त अपनी जो सज़ा थी, जो ट्रायल कोर्ट, जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से उनको मिली थी, वो काट रहे थे और अंडर कन्विक्शन थे। उस मामले के ऊपर नाजरीन आज भी अदालत में और बिलखुसूस इस मामले पर, बल्कि इससे पहले 1 अक्टूबर को बाकायदा तौर पर रिपोर्ट भी जमा करा दी गई है डॉक्टर्स की तरफ से, जो अभी इस वक्त तजवीज़ है वो भी जमा करा दी गई है। उसमें एक बहुत अहम और मायने खेज बात है, वो मैं आप तमाम के सामने लाऊंगी, लेकिन पहले एक थोड़ा सा पस मंज़र नाजरीन देखते चलते हैं। ये कुछ नुकात हैं नहवाल से। एक तारीखी बैकग्राउंड है कि नवाज शरीफ साहब को पहले इजाज़त कब मिली और गुज़िश्ता PTI हुकूमत, उनकी काबीना समेत तमाम अदालतों ने उनको इजाज़त दी थी। इस बात में कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए। अगर कोई इसको कंटेस्ट करता है तो वो फैक्चुअली गलत कंटेस्ट करता है। इस मामले में जो कुछ अहवाल हैं वो देखते चलिएगा। 2019 में नाजरीन नवाज शरीफ साहब को सेहत के मामले पर सबसे पहले जो है ये इजाज़त मिली थी और इस हवाले से 21 और 22 अक्टूबर की दरमियानी शब को नवाज शरीफ की तबीयत ख़राब हुई और अस्पताल मुंतकिल किया गया। 25 अक्टूबर चौधरी शुगर मिल्स केस में तिब्बी बुनियाद पर नवाज शरीफ साहब की ज़मानत मंजूर हुई, यानी इसके 3 रोज़ बाद। फिर अगले ही रोज़ 26 अक्टूबर अल अजीज़िया रेफरेंस में इंसानी बुनियादों पर नवाज शरीफ की अबूरी ज़मानत मंजूर हुई और 26 अक्टूबर को ही नवाज शरीफ को हल्का हार्ट अटैक हुआ। वज़ीर सेहत पंजाब उस वक्त की यानी यास्मीन राशिद साहिबा ने तस्दीक की। 29 अक्टूबर अल अजीज़िया रेफरेंस में तिब्बी बुनियाद पर नवाज शरीफ की 2 माह के लिए सज़ा मुअत्तल कर दी गई। नवाज शरीफ सर्विसेज अस्पताल से डिस्चार्ज हुए, जाती उम्रा में ICU बनाकर मुंतकिल किया गया इस सज़ा मुअत्तली के बाद। और 8 नवंबर शहबाज शरीफ ने वजारत दाखिला को नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त दी। 12 नवंबर वफाकी काबीना यानी कि PTI की साबिक जो काबीना थी, उन्होंने नवाज शरीफ को बाहर जाने की मशरूत इजाज़त दी। 14 नवंबर नून लीग ने इंडेमनिटी बॉन्ड की जो शर्त थी, उसको इंडेमनिटी बॉन्ड की शर्त को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। 16 नवंबर को लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी और 19 नवंबर को नवाज शरीफ इलाज के लिए लंदन रवाना हो गए। चेकअप के वक्त नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स का जो काउंट था और जो तादाद थी वो 40,000 थी। डॉक्टर फैसल सुल्तान नाजरीन, जो कि शौकत खानम के भी बोर्ड पे हैं और उस वक्त आई रिकॉल के एडवाइज़र थे साबिक वज़ीर आज़म के इमरान खान साहब के, उन्होंने भी नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स देखी और उन्हें बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने का मशवरा दिया। यानी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने नवाज शरीफ को अब भी दिल के आर्जे के अलामात हैं। रिपोर्ट में ये बात बड़ी साफ तौर पर दर्ज है। शुगर और दीगर अमराज की वजह से पाकिस्तान और लंदन में मुसलसल फॉलोअप की ज़रूरत है और ये भी बात रिपोर्ट में दर्ज है जो जमा कराई गई है नवाज शरीफ साहब के मौलिजीन की तरफ से। नवाज शरीफ की दोबारा एंजियोप्लास्टी नवंबर 2022 में की गई थी एज पर द रिपोर्ट। नवाज शरीफ को स्टंट भी डाले गए थे एज पर द रिपोर्ट। नवाज शरीफ को एंजाइना अलामात और कोरोना की वजह से पाकिस्तान जाने से रोक दिया था, ये भी रिपोर्ट में दर्ज है। और ये तमाम नाजरीन वो मामला है जिसके बारे में हम करेंगे। ये तारीखी पस मंज़र है, इसमें जो डॉक्टर की हिदायत है और जो वो लेटर है वो भी हमारे पास है। मैं ब्रेक से वापस आऊँगी तो वो लेटर भी आपको फ्लैश करके दिखाऊंगी, जिसमें आखिरी लाइन एक्सप्लिसिटली ये बात करती है कि रेगुलर फॉलोअप्स की फिर भी नवाज शरीफ साहब को ज़रूरत दरकार होगी, बोथ इन पाकिस्तान एंड लंदन। जॉइन अस आफ्टर अ ब्रेक, इस पूरे मामले पे बात करेंगे। और जो एक वादा माफ गवाह या मिसिंग पर्सनस, उनकी भी तवील जो एक लिस्ट है, मालूम हो रहा है कि उसमें भी मज़ीद कुछ नाम शामिल हो रहे हैं और इंकिशाफात का सिलसिला PTI चेयरमैन के लिए जारी रहेगा और मुश्किलात में इजाफा करता रहेगा। आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। जिस तिब्बी रिपोर्ट की हमने बात की है जो अदालत में बाकायदा तौर पर जमा कराई गई है अब नवाज शरीफ साहब के हवाले से, उनकी सेहत के अहवाल को लेकर वो स्क्रीन पर शाया हो ताकि नाजरीन भी देख सकें। उनके डॉक्टर्स की तरफ से ये तजवीज़ है और ये वैसे तो उन्होंने सारे सिम्टम्स बताए हैं। कोविड-19 का भी तस्करा है कि जिस बुनियाद पर उनको पहले जो है वो उनको अलाउ नहीं किया गया था
और उनका जो ट्रीटमेंट था वो डिले हुआ था। और आखिरी लाइन नाज़रीन बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर होकर कहती है कि ये जो मरीज़ हैं यानी कि नवाज शरीफ साहब, ही वुड रिक्वायर फ्रीक्वेंट फॉलो अप इन्वेस्टिगेशंस बोथ इन लंदन एंड पाकिस्तान। अब नाज़रीन करने वाली बात यह है कि क्या ये जो फ्रीक्वेंट फॉलो अप्स हैं, ये तमाम चीज़ें, क्योंकि जो मुखालफीन हैं और या जो क्रिटिक्स हैं नवाज शरीफ साहब के, या इवन पीटीआई के तमाम जो रहनुमा हैं, वो तो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि ये तमाम जो मामला है नवाज शरीफ साहब को कभी इनिशियली था ही नहीं। और इसके ऊपर तो साबिक जो प्राइम मिनिस्टर खान साहब, उन्होंने भी इस बात के ऊपर बड़ा सख्त किस्म के तनकीदी रिमार्क्स वो कर चुके हैं कि ऐसी कोई बात थी ही नहीं उनकी सेहत को लेकर, और हम तो हैरान हो गए कि जब वो सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। इस किस्म के रिमार्क्स आप तमाम को याद होंगे। इसके ऊपर भी बात करेंगे। और ये जो नाज़रीन उनके हवाले से जो पे दर पे अब लोग अपेयर हो रहे हैं मीडिया में और अपनी कन्फेशनल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से रूपोश थे, इन मामलात पे भी थोड़ी गौर खौस करेंगे कि क्या वो वाक़तन अपनी मर्ज़ी से रूपोश थे तमाम लोग, या फिर ये कि वो अंडर ड्यूरेस हैं, किसी प्रेशर के तहत ये बात कर रहे हैं। क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ में जो है इन तमाम लोगों को कहीं पर पेश नहीं किया गया, ख़ास तौर पे उस्मान डार साहब की अगर पर्टिकुलर होकर बात की जाए। सताकत अब्बासी साहब भी जो हैं इस रो में शामिल हैं, और फ़रूख हबीब साहब। ऐसा सुनने में आ रहा है कल फैसल वाटा साहब ने हमारे प्रोग्राम में भी इंकशाफ किया है, क्या उनके हवाले से भी हम जल्द ऐसे कोई इंटरव्यूज़ देखेंगे? ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। फौरी तौर पर नाज़रीन अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का रुख करती हूँ। तमाम पार्टी की जो पर्सपेक्टिव्स हैं वो आज शामिल गुफ्तगू रखते हैं इस पूरी बहस में। आगे होने क्या जा रहा है, किस तरह से पाकिस्तान का सियासी फ्यूचर और जो एक फील्ड है 2024 के इलेक्शन से कबल वो सेट की गई है, और क्या इस वक्त हालात और वाक़यात वहाँ पर मुरतब होने जा रहे हैं। तमाम मामले पे बात करने के लिए मुश्ताक मिन्हाज साहब नाज़रीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टॉलवर्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साबिक मिनिस्टर और तमाम मामलात में अपनी पार्टी को लेकर एक बड़ी अथॉरिटी की राय रखते हैं। वेलकम मुश्ताक साहब, आपकी मौजूदगी का बहुत शुक्रिया। शैला रज़ा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्टॉलवर्ट नाज़रीन तमाम बहस में हमें ज्वाइन कर रही हैं, साबिक मिनिस्टर एंड साबिक डिप्यूटी स्पीकर एज वेल फॉर हर असेंबली। वेरी वार्म वेलकम शैला साहिबा, आपको भी बहुत खुश आमदीद। और अजहर सिद्दीक साहब नाज़रीन तमाम मामलात पे अपने बड़े मायानाज लीगल ओपिनियंस के साथ हमारे साथ मौजूद हैं, काउंसिल भी हैं आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आपको भी बहुत बहुत खुश आमदीद अजहर साहब। बात का आगाज़ आपसे करना चाहूँगी मुश्ताक मिन्हाज साहब। हमने एक पूरा बैकग्राउंड तो चलाया कि जो इस वक्त मामला चल रहा है, और एक और बात जो अभी मैं, बल्कि ये तो मैं अजहर साहब से ज़्यादा बेहतर होगा पूछने वाली, लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ गई है कि हम सुनते हैं कि ये जो हिफाजती ज़मानत है, इसहाक डार साहब कहते हैं कि वो तो डिनाई किसी को हुई ही नहीं है, जबकि पीटीआई वाले अक्सर और बेशतर जो लोग हैं वो ये बात कर रहे हैं कि ये तो मिल ही नहीं सकती है क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो अंडर कन्विक्शन थे, वो तो सज़ा काट रहे थे अपनी। बहुत शुक्रिया मोना। ये जो सवाल आप कर रही हैं ये लीगल क्वेश्चंस हैं, और इसमें फैसला जो है वो अदालतों ने करना है, ना ये पीटीआई के नुक्ता नज़र से इसको देखा जाना चाहिए, ना पीएमएलएन के एनक से इसको देखा जाना चाहिए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ हम समझते हैं कि तमाम जो बोगस, उस वक़्त आपको पता है कि एक पूरी थ्योरी, एक साजिश जो है, हम ये समझते हैं कि एक फिरते खुशहाल बेहतरी की तरफ, तरक्की की तरफ, खुशहाली की तरफ जाते हुए पाकिस्तान को डीरेल किया गया, और फैक्टिशियस मुकदमात बना के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पहले उनके तख्त से उतारा गया, फिर उसके बाद उन्हें सजा दी गई। हम तो उन मुकदमात को भी जाली समझते हैं। हम समझते हैं कि ये पाकिस्तान के खिलाफ ये मुकदमात थे। हम ये समझते हैं कि वो सारा ड्रामा जो अदालतों के जरिए हुआ वो सारा फ्रॉड था, सब धोखाधड़ी थी पाकिस्तान को यानी नुकसान पहुंचाने के लिए, पीएमएलएन को नुकसान पहुंचाने के लिए, मियां नवाज शरीफ को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो अभी मियां नवाज शरीफ पहले कह रहे थे कि जी ये फलाह है, चले गए। यहाँ मियां नवाज शरीफ को सजा जब हुई तो आपके इल्म में होगा कि वो और मरियम नवाज साहिबा वो लंदन में मौजूद थी, और उनकी जो बेगम थी, बेगम कुलसूम नवाज, वो डेथ बेड पे थी। जी, आप 2018 की गोया बात कर रहे हैं कि जब वो आए थे सजा के बावजूद और सजा काटने। जी, इस के बावजूद और सजा काटने पाकिस्तान के अंदर आए। कोई दुनिया में ऐसा मुल्ज़म आप देखें कि जो मुल्क से बाहर हो, जिसको वहां पर बैठ के कई और जगहों पे जाने की और सहूलत मौजूद हो, और वो वहां से अपनी बेटी को पकड़े और सीधा जो है ना, हम वहां पर लाहौर में ही थे, और जो सलूक किया गया वापसी पे, और जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ को अरेस्ट करके उनको फिर उनकी बेटी के साथ बदसलूकी की गई, मियां नवाज शरीफ के साथ को बिहेवियर अच्छा नहीं था वहां पे, तो हम ये समझते हैं कि अब मियां नवाज शरीफ दोबारा। अच्छा मुश्ताक साहब, ऐसी बात है पाकिस्तान के, आप कहते हैं कि जब लाहौर एयरपोर्ट पे मियां साहब उतरे थे, लैंड हुए थे, उस वक्त उनके साथ कोई बदसलूकी की गई थी?
क्योंकि बात ये पीटीआई वाले ये भी करते हैं कि जो इस वक्त नारोवा सलूक उनके साथ किया जा रहा है उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं मिलती, और आपके साथ तो उनका कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता। देखें, ये तो पीटीआई वाले, आप पता नहीं पीटीआई का कोई नुमाइंदा यहाँ पे मौजूद है या नहीं है। जी अजहर साहब हैं, बिल्कुल पीटीआई के काउंसिल है, मैं पूछती हूं उनसे। जी उनसे बेशक पूछे, पीटीआई वाले तो लाडले थे, तो बाकायदा उनकी गोद में बैठ के बाकायदा उनको स्टीराइड लगा के जवान किया गया, पॉलिटिकल मैच्योर किया गया, फिर उनको बाकायदा उनके हवाले की गई गवर्नमेंट। तो वो उन बेचारों का हमारे साथ क्या ताल्लुक है? हमें याद है कि जब मियां नवाज शरीफ और उनकी बेटी जो है वो सीढ़ियों से, तैयारे की सीढ़ियों से बाहर आए तो इस तरह लग रहा था वहाँ रेंजर्स थी, पता नहीं क्या क्या वहां पर था, ऐसा लग रहा था जैसे जो है ना कोई बहुत बड़ा इंटरनेशनल जो है ना कोई बहुत बड़ा, यानी पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा कोई खतरनाक किस्म का कैदी आ रहा है जिसको पकड़ने के लिए जो बंदा सजा के आ रहा हो। आपको वो विजुअल याद नहीं है? जी जी बिल्कुल, बहुत भारी रेंजर्स की नफरी थी, और वैसी नफरी वो कहते हैं इनको खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए भी थी 9 मई को। कोई तुक बनता था। देखो खान साहब के साथ जो कुछ हुआ, हमको उसकी भी कोई हमको ऐसे लोग नहीं है। अगर खान साहब के साथ बुरा हुआ तो हमको ये नहीं कि कोई तालियां बजाने वाले लोग हैं कि कोई उनके साथ हा हमारे साथ जो है ना वो कोई ज्यादा बुरा होता तो खान साहब के साथ उससे भी ज्यादा बुरा हो गया तो हमको खुश हो गए। नहीं, पाकिस्तान का जो भी पॉलिटिशियन है वो उसके साथ जहां पर भी बुराई होगी, हम ये समझते हैं, चाहे इस मुल्क में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ जो कुछ हुआ वो आपके सामने है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बड़ी आपने फेयर बात की है, आपने कहा किसी भी आप सियासी लीडर के साथ होने वाले बुरे सलूक को आप एंजॉय नहीं करते, लेकिन मुश्ताक साहब आप माशाल्लाह बड़ी सेन आवाज हैं अपनी जमात से। मुझे नहीं पता कि इसी तरह के व्यूज आपके जमात के जो दीगर रहनुमा हैं, आपके कॉलीग्स हैं, वो शेयर करते हैं या नहीं करते। हावेवर आपके जो व्यूज हैं वो बिल्कुल अप्रिशिएबल बात है कि किसी के भी साथ बुरे सलूक को एंजॉय नहीं करना चाहिए। बट अजहर साहब, आपकी तरफ ये मामला भी लाती हूँ और आपको एक गुजारिश भी साथ करती हूँ। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं उन्होंने बाकायदा तस्दीक की थी नवाज शरीफ साहब की गिरती हुई सी। सुनिएगा, उस वक्त की पंजाब की जो हेल्थ मिनिस्टर थी उन्होंने एंडोर्स किया था कि नवाज शरीफ साहब को हर सूरत बाहर जाने की जरूरत है। रात बोर्ड की मीटिंग हुई थी और बोर्ड ने आपस में बैठ के जो भी डिसीजन दी उसके बेसिस पे उन्होंने ये कहा कि हमारा ये ख्याल है कि उनकी कंडीशन क्योंकि स्टेबल नहीं हो रही, उनकी कोमॉर्बिडिटीज बहुत ज़्यादा हैं और कुछ ऐसे 1-2 ऐसे टेस्ट हैं जो शायद पाकिस्तान में ना हो सके और वो रिस्की टेस्ट हैं, वो हो नहीं सकते, तो हम रिकमेंड करते हैं कि उनको बाहर भेजा जाए। जैसे पेट स्कैन होना है उनका, अब अगर पेट स्कैन हमने रिकमेंड किया हुआ कि पेट स्कैन होना, अगर पेट स्कैन होना है और शुगर ना कंट्रोल हो, स्कैन की रिपोर्ट्स जो हैं दे कैन बी वेरी फॉल्टी, वी कैन हैव अ प्रॉब्लम। जी अजहर साहब, जिस पेट स्कैन का यास्मीन राशिद साहिबा ने जिक्र किया वो नवाज शरीफ साहब के मौलेज ने अभी दोबारा भी जिक्र किया है, जो रिपोर्ट उन्होंने अदालत में जमा कराई है। तो ये तो बात डिनाई नहीं करनी चाहिए पीटीआई को कि उनकी मर्जी से नवाज शरीफ साहब लंदन गए थे। अब देखें जी, बात तो सच है मगर है रुसवाई की। समझिएगा बात को। मेरे भाई मुश्ताक मुनहास साहब पर बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है। उन्होंने जो नरेट की कहानी, आज का दौर क्या उससे मुख्तलिफ है। 17 महीने की इनकी हुकूमत है। इमरान खान जो तारीखी तौर पर एक ये ना कुरान, मैं तो चले कुरान मजीद से सारे ये भाग जाएंगे, एक जुडिशल कमीशन बना के पिछलों और आइंदा का एहतसाब कर लिया जाए, पता चल जाएगा कौन है। वही लोग ये बकौल इनके कि इनको गिराने वाले जो लोग थे वही तो लाने वाले लोग हैं इस वक्त इनके। आपको डाउट तो नहीं रह गया ना? ये जो तमाशा हमने लगाया हुआ ना, ये रोकना पड़ेगा। ये नहीं चाहिए, ना ये समझते हैं ना ये समझना चाहते हैं। मिसाके पाकिस्तान, मिसाके जमहूरियत किया था, उसकी नफी इन्होंने ऑलरेडी कर दी है। अब 2-3 चीजें जरा समझिएगा, वो बहुत जरूरी है समझने के लिए। 2018 में इमरान खान साहब की हुकूमत आई, बकौल इनके कि जनाब उनका तो अपना वोट बैंक ही नहीं है, आ जाए इलेक्शन करा ले, पता चल जाएगा। जितने सर्वे हुए हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हवाले से बात बर्बाद आ गई। अब ये बैठकर बात करना अच्छा नहीं लगता। ये अब हालात और वाकयात सच्चाई की तरफ आए ना तो बड़ा मजा आए। अब 2018 में इमरान खान साहब की हुकूमत आई, ख्वाजा आसफ ने आगे कहा कि अप्रैल 2019 में राब्ता हो गया था, आपको याद होगा। फिर आपको पता है नवंबर 2019 में जब नवाज शरीफ गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने नहीं भेजा। मैं फिर बताता चलूंगा आपको। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आपके सामने लॉजिकल रखने लगा हूं मैं।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब कमेटी बैठी कि इनका नाम ECL से निकालना है तो कंडीशन लगाएगी कि सर्टन पैसे देने, अमाउंट, ये अमाउंट देंगे, छोटी देंगे तो जाएंगे। अब उससे पहले ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बोर्ड बैठा। अब बोर्ड जिन लोगों ने बिठाया वो पता है, उनमें जितने लोग हैं आज भी तहकीक करेंगे पता चल जाएगा कि वो, मैं साफ कहता हूँ एस्टैब्लिशमेंट के लोग थे उस वक्त भी। अच्छा, को भेजने वाले तो ये नहीं यास्मीन राशिद साहिबा का मैंने सर शॉर्ट सुनाया, यास्मीन राशिद साहिबा एस्टैब्लिशमेंट की मतलब खातून है या उनके कहने पर वो उन्होंने बोर्ड का जिक्र किया है। सुनिएगा बात को। हाँ, जिक्र किसी फैसल सुल्तान साहब भी जैसे थे, उन्होंने भी तस्दीक की थी इस बात की। मैं फिर बताता चलूं ना, देखिए ना, ये डिसीजन तरीके इंसाफ का नहीं था, बोर्ड का डिसीजन था। अब इनको जरा मिलाकर देखे ना, फिर क्या हुआ कोर्ट में नवंबर 2019 कोर्ट ने कहा 50 रुपए की अंडरटेकिंग दे और भेज दिया। ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कब भेजा है? इजाजत तो दी है कोर्ट ने। वो तो कोर्ट की बात हुई, लेकिन सर काबीना ने भी तो एंडोर्स किया था। हमने आज इब्तिदाई में पूरी इसकी क्रोनोलॉजिकल इसकी पूरी तरतीब बताई है नाजरीन को। तो ये तो मैं फिर बताता चलूं। और देखिए आप निकाले काबीना का फैसला, उसमें लगाया कि इतनी छोटी देनी है, वो फैसला रिवर्स नहीं किया। ये तो कोर्ट ने कहा 50 रुपए की अंडरटेकिंग ले, और ये देखिए ये वो हकायक है। 12 नवंबर को मैं दोबारा वो जो बात है वो मैं दोबारा इसको रीआइट्रेट कर रही हूँ। 12 नवंबर को वफाकी काबीना ने नवाज शरीफ को बाहर जाने की मशरूत इजाजत दी, यानी ये डेट भी मैं आपको इसलिए स्पेसिफाई कर रही हूँ। जी कंडीशंस हैं, तो तकरीबन 5 अरब के करीब छोटी मांगी थी कि इतनी छोटी दें और चले जाएं, इसलिए मांगी थी, इन्होंने वापस नहीं आना था। अच्छा, फिर आपके सामने देखे ना, अभी देखे ना भाई 4 सालों में ये कैसा मरीज है कि 4 सालों में इसका इलाज नहीं हो सका, 4 सालों में मुल्क से बाहर पाकिस्तान आ नहीं सका। आपने ठीक है बड़े खुल के बात कर दी है। अजहर साहब ने कहा है कि जी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बोर्ड बिठाया गया था और शैला साहिबा इलेक्शन करवा लें। ये भी अजहर साहब ने दोबारा दूसरी बात में कहा है। पीपल्स पार्टी के हवाले से अक्सर लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ आप ही लगता है ख्वाहां हैं इलेक्शंस के, और ये भी ख्याल पीपल्स पार्टी को तब आया है जब आप हुकूमत से आप लोगों का अलायंस टूट गया है, वरना इससे पहले आप इन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा एक हम आहंगी में थे, इलेक्शंस के मामले पे भी और डीलिमिटेशन के मामले पे भी। शैला साहिबा। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। देखें जी, मेरे सामने वो भी वक्त याद है जब चीफ जस्टिस साहब की तरफ से आवाज़ आई कि हमने तो सिर्फ मोडेलिटी तय की है, इजाज़त हुकूमत ने दी है। ठीक है, और यास्मीन राशिद साहिबा सिर्फ वज़ीर सेहत नहीं थी, बिल्कुल यास्मीन राशिद साहिबा सिर्फ वज़ीर सेहत नहीं, डॉक्टर भी, एज डॉक्टर भी वो आके बार बार एक्सप्लेन करती थी। और दूसरी एक और बात हम उसे भी नहीं नज़रअंदाज कर सकते, ये जो PMLN के आसिफ साहब हैं, उनकी बात को, ख्वाजा आसिफ की, कि वो भी कुछ मुख्तलिफ सी बात कर रहे हैं। तो अब ये सूरत हाल तो एक तरफ है कि देख लिया जाए मामले को कि क्या है, लेकिन हमने जितना भी उस वक्त टीवी पे अपीयरेंस देखी वो यास्मीन राशिद की, और जो इनके शौकत खानम के डॉक्टर फैसल हैं उनको बहुत ज़्यादा देखा, और इन्होंने जो ड्राफ्ट किया था शायद वो कहा था कि 50 लाख का भरें, तो कोर्ट ने फिर मॉडलिटी तय करके वो करवाया। अब जो दूसरी बात है वो ये है कि इनकी गवर्नमेंट में काफ़ी अर्से नवाज़ शरीफ साहब नहीं आए, और क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, वो भी कोर्ट ने ही अपने तौर पर उनको किया कि वो गायब हैं, तो कोई इक़दाम ले लेते कि उनको बुलवा लिया जाता। अब जहाँ तक इलेक्शन की बात है, हम इत्तेहादी थे हुकूमत के, और जो इत्तेहादी थे, जब हुकूमत ख़त्म हुई उसके बाद ज़ाहिर है कि हम इत्तेहादी नहीं रहे। लेकिन इलेक्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो हम यही कर रहे हैं कि जितनी जल्द हो सके 90 दिन में हमने चाहा, लेकिन अगर आप समझते हैं कि डिलिमिटेशन की वजह से 90 दिन नहीं, तो इलेक्शन शेड्यूल तो दे देना। इलेक्शन शेड्यूल वो तो कहते हैं दे दिया है शैला साहिबा, जनवरी की तो बता दी है कि टेंटेटिव आखिरी हफ्ता जनवरी का। आप लोग उस पर खुश नहीं हैं? इस तरह तो नहीं होता ना, ये तो एक मुबहम सा हो गया, एक इंडिया की जी जनवरी के आखिरी हफ्ते में होगा। तो ये है, हम इलेक्शन चाहते हैं। बाकी जो कुछ 9 मई के वाक़यात हैं उसको जिस तरह से तहरीक इंसाफ ने बोया है, वो जो इसमें
घुन के साथ गेहूँ पिसेगा या वो गेहूं के साथ घुन पिसेगा, वो एक अलग बात है। वो तो हमारी यहाँ मसाइल हैं, लेकिन जिनके साथ नाइंसाफ़ी होगी वाकई अफसोस होगा। लेकिन 9 मई के वाक़यात से आप हट तो नहीं सकते, आपकी हाँ। जो इससे पहले साजिशें हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए कि आप उसकी फैमिली का डाटा निकलवाएं FIA से, फिर उसको आप उस ममालिक में भेजें कि ये यूं हैं, ये यूं हैं, ये इतने इन्होंने ये सफ़र किए, आप उनके आने में रोड़े अटकाएं, फिर आप बगावत कराने की अच्छा, ऑल राइट, ठीक है। ये आप बात करेंगे कि इन्होंने प्रेजेंट के बारे में आप कह रही हैं, वो तो बड़े मसाइल हैं कि ये डाटा निकलवाया गया, वो बड़े मसाइल हैं। तो वो ये बड़े मसाइल हैं कि क्या क्या रुकावटें की गई, क्या क्या साजिशें की गई। तो ये इसका जो फैसला है वो अलग होगा। बाकी अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो अदालतें खुली हुई हैं, वहाँ पे जाके आप शोर मचा सकते हैं। अगर आज आप मजबूर हैं तो जब आप अदालत में जाएं, बजाय इसके कि आप चैनल्स पे जो आ रहे हैं तो ठीक है, आप अदालत में जाके कह दें कि मुझे ज़बरदस्ती लाया गया है यहाँ पे। सही है। अजहर साहब भी मुस्कुरा रहे थे इस बात पे। अजहर साहब मिलेगा ना, मजिस्ट्रेट होगा, सब होगा। मैं सिर्फ एक बात कह दूं, सिर्फ एक बात। देखें अजहर साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, आपको मैं एक बात कहना चाहती हूँ। 90 का दौर याद करें, PTV के अलावा कोई चैनल नहीं होता था, मोबाइल फ़ोन नहीं होता था। हम यूनिवर्सिटी गर्ल्स थे, जब हमें मारा गया, सारा सब किया गया, मेरे साथ खातून थी, उनको हाथ पीछे बांध के लटकाया गया। तो हमें जब मजिस्ट्रेट के आगे पेश किया तो हमें सारी रात धमकाया गया था कि बात ना हो कि आपको मारा गया या कुछ, और हम 14 दिन के बाद पेश हो रहे थे। हमने वहाँ जाते ही हंगामा कर दिया कि हमें मारा गया। मैं जो थी, जब चीफ जस्टिस की अदालत में मुझे पेश किया गया, मेरे वालिद ने जो है रेड की थी, और मुझे जब पेश किया गया है, वही वाली बात है आपके व्यू में कि ये इतनी आसानी से, इतनी जल्दी नहीं टूट जाना चाहिए, थोड़ा बर्दाश्त और इस मामले में थोड़ा अपना जिसे कहते हैं लोहा स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। इलेक्टेबल्स की बात अलग होती है कि उनको इलेक्टेबल्स की बात अलग होती है कि जहां हवा चढ़ी उन्होंने वहां जाके, लेकिन इलेक्टेबल्स की तो सिर्फ नहीं है अजहर साहब, जो लोग छोड़ कर जा रहे हैं वो सिर्फ इलेक्टेबल्स तो नहीं, वो तो फाउंडिंग मेंबर्स हैं। 19-20 साल की लड़की थी, मास्टर्स कर रही थी, तो हमने तो हाई कोर्ट में भी हंगामा कर दिया चीफ जस्टिस की अदालत में कि हमें मारा गया, और मजिस्ट्रेट के सामने भी हंगामा कर दिया। और फिर जब हमने जेल काटी तो मैं, क्योंकि एक खातून हूं, तो मैं कहूंगी कि खातून वार काटी, मर्दाना वार नहीं कहूंगी मैं। खातून की अपनी हिम्मत होती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, कोई शक नहीं। हिम्मत जनाना मदद खुदा पे काटी मैंने। हाँ, तो आपके ख्याल में ये कि ये जो PTI वाले कहते हैं कि ऐसी मिसाल पहले नहीं मिलती, आप इस चीज की तरदीद करती हैं, आप कहती हैं इससे बहुत बदतर चीजें पहले भी हुई हैं। मुश्ताक साहब भी इसके ऊपर मैंने बहुत अच्छा वक्त काटा। मैं इनको बताना चाहती हूँ कि मैंने तो फिर भी बड़ा अच्छा वक्त काटा। मुझसे पहले की जो है मुनीरा शाकिर, और मैं वही कह रही हूँ कि आप कह रही हैं कि ओवरऑल मजमूई तौर पर ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इनके साथ ये वो औरतें ज़ियाउल हक के दौर की कि जिनके मिसकैरेज हुए, जिन्हें मारा जाता था, लेकिन वो आज भी पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी है। तो देखिए, अगर नजरिया नहीं होगा, कि जो आज हो रहा है, मैंने कब कहा कि अच्छा हो रहा है? मैं ये अजहर साहब, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत अच्छा हो रहा है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही, लेकिन वो भी बहुत गलत हो रहा था जब फरियाल तालपुर जो हैं, उनकी जो एक प्राइवेट कंपनी की मालिक हैं, जो उनके वालिद की थी, उनके इंतकाल के बाद उन्हें मिली थी, और उन्होंने एक दूसरी प्राइवेट कंपनी से, 1 मिनट आप दरमियान में ना बोले, मैंने आपकी बात सुनी है। मैंने शैला साहब आप कर रहे मुकम्मल, लेकिन शैला साहब प्लीज इसको रैप अप करें ताकि मैं आगे ले जाऊं ये वाला मामला। जी आप कंप्लीट करें। मैं बिल्कुल फाइनल बात कर रही हूँ। उन्होंने इनको खामोश तो कर देना आप।
खामोश है, उन्होंने दूसरी प्राइवेट कंपनी से बैंक के थ्रू 1.5 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन की, तो वो 1.5 करोड़ रुपए की एक प्राइवेट कंपनी ने दूसरी प्राइवेट कंपनी से बैंक के जरिए ट्रांजैक्शन की और उनको आपने जेल में डाला हुआ था। वो सीनियर सिटीजन है, उनको जो है नैब ने हॉस्पिटलाइज किया और रात के 12:30 बजे चांद रात को आप घसीट के ले गए। सही बात है। अजहर साहब, इसका जवाब क्योंकि आप देना चाह रहे थे, आप इस बात पे कोई आपका पॉइंट था। बहुत गलत हुआ जी अजहर साहब। फिर मुश्ताक साहब भी बड़े तामुल से और मुस्कुरा के पूरी बात सुन रहे हैं, उनकी तरफ भी मैंने जाना है। अजहर साहब का आ जाए, लेकिन पहले काउंटर व्यू सर। अजहर साहब, मैं ब्रेक के बाद तफसीली तौर पे आऊंगी, एक जुमला फरमाते हैं ब्रेक से पहले। आप आजाद को ले लें, आप सदीक को ले लें, आप एहसन इकबाल को ले लें, मिफ्ता इस्माइल को ले लें, शाहिद खकान को ले लें, आप हनीफा को ले लें, मियां नवाज शरीफ को ले लें, मरियम को ले लें, हमजा को ले लें, मैं किस किस का नाम लूं? कौन अंदर नहीं गया? ये क्या बात जो है ना कर रहे हैं आज, जो है ना थोड़ा सा तते तवे पे ये बैठ गए तो आसमान सर पे उठा लिया इन्होंने। ये मुश्ताक साहब बात कर रहे हैं, शैला साहिबा। मैं अजहर साहब भी कुछ ऑब्वियसली कहना चाह रहे हैं। अजहर साहब आप भाई, मैं मुश्ताक साहब, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आज जो अगर गलत हो रहा है गलत, राइट। मैं अजहर साहब आपकी तरफ भी आती हूँ, मुश्ताक साहब की भी तफसीली बात सुनते हैं। मुझे ब्रेक कर चुके भी कहा जा रही थी, सिर्फ एक जो इंटरजेक्ट करके बात करना चाह रहे थे वो हो जाती है अजहर साहब की। नंदरलेस आफ्टर द ब्रेक नाज़रीन तफसीली तौर पे वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। अजहर सिद्दीक साहब को याद कराया शैला साहिबा ने कि कितने लोग पीटीआई के दौर में जो हैं वो पाबंद सलासल रहे हैं और उससे पहले ज़िया के दौर में क्या कुछ होता रहा है। तो अनप्रेसिडेंटेड जो है वो ना कहा जाए। मैं अजहर साहब का मच अवेटेड मौक़िफ़ मांगती हूँ। बट मुश्ताक साहब, आपने भी एक तवील फहरिस्त गिनवाई कि जो लोग पीटीआई के दौर में आपकी तरफ से जो पाबंद सलासल रहे और जिनको कैद किया गया, लेकिन सर वो कहते हैं ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना कि अदालत में पेश नहीं किया जा रहा, इंटरव्यूज़ जो हैं वो करवाए जा रहे हैं और लोग जो अंडर ड्यूरेस हैं उनके जो घर में ख़वातीन हैं उनके ऊपर बात की जा रही है, उनको बार बार छापे मारे जा रहे हैं, वो इस तरह की भी बात करते हैं। और फैसल वाडा साहब की भी सर मैं आपको मुश्ताक साहब एक बात सुनवाना चाहती हूँ। कल उन्होंने हमारे प्रोग्राम में तनकीद का निशाना बनाया है नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को। तो ऐसा नहीं है कि फैसल वाडा साहब इज़ ओनली अगेंस्ट पीटीआई चेयरमैन, वो आपकी लीडरशिप को भी उतनी ही क्रिटिकल निगाह से देखते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा है कि जब कल अपने हलके में मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जमहूरियत लीडर जब पहुंचे हैं तो उनको उन गालियों से इस्तकबाल उनका किया है कि वो गालियां आप टीवी पे और अपने व्हाट्सएप पे भी नहीं देख सकते। तो कौम इधर तक तो आ गई है, बिरयानी की प्लेट मोटरसाइकिल देने के बावजूद भी अभी तक तो कोई नज़र नहीं आ रहा। तो ये आप वाटर टेस्टिंग अगर आप चेक कर लें तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए। ठीक है, इंसान ने बहुत सारे प्रोग्राम बनाए में, करना वही है जो अल्लाह ने करना। जी मुश्ताक साहब, बिरयानी की प्लेटें और मोटरसाइकिल्स की स्कीम के बावजूद काम नहीं चल रहा, लोग नहीं आना चाहते, ये फैसल वाडा साहब ने कहा है। देखिए फैसल वाडा साहब की बात का मैं क्या जवाब दूं, जो कि किसी वो जो है ना बेपेंदे के जो है ना वो क्या लोटे हैं ये, जिनका पता ही नहीं है कि वो किस बात के किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये तो जो आरटीएस ना बैठती तो वो जो 600-700 वोट का फर्क था तो वो उधर से ही खत्म हो जाता। तो वो तो इस तरह का लीडर है कि जो कराची जब जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में शायद गया भी ना हो, लोगों ने उस कॉन्स्टिट्यूंसी में भी उस फैसल वाडा के खिलाफ उन्होंने वोट दिया है। तो वहां से ये बाकी अदालतों में फिर वहां से जो है ना ये जिस तरीके से मोनोपोली करके और वो बाबा रहमता के साथ इसकी फिर वो बूट लेके वो जो है वो काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में बैठ जाना, फिर उसके बाद वो तो आप पे ही तंज मार रहे थे उस वक्त भी कि आप लोग एक्सटेंशन के लिए राजी हो गए सर, बाजवा साहब से तमाम तरह के बावजूद। लिहाजा फैसल वाडे जैसा एक लोटा और यानी ऐसा जिसका कोई किरदार ही किसी जगह पर कोई नहीं है, उसका मैं क्या जवाब दूं। कोई क्रेडिबल आदमी हो आजकल तो ऐसा है, आप किस 4 बंदे इकट्ठे कर लें, आज हर बंदे के पास मोबाइल, तो आप गालियां लिख के किसी बंदा स्टेज के ऊपर नीचे से चढ़ के आप वीडियो बना लें तो वो कोई म्यार कोई नहीं है। हम ये कहते हैं कि जिस तरीके से जो भी है पीटीआई ने 9 मई को जो कुछ किया, इदारों पे हमला किया, जो कुछ किया है वो उनको भी ये आप पूरी लीगल प्रोसेस को पूरा करें,
किसी को उठा लेना, किसी को गायब कर देना, किसी को बगैर FIR के रखना, किसी को गुमशुदा कर देना, ये कोई PMLN की या हमारी कोई पॉलिसी नहीं है। और इंटरव्यूज की भी आप सर, इंटरव्यूज को भी आप इसी तनकीदी निगाह से देखते हैं जो आजकल कन्फेशनल इंटरव्यूज का सीजन है? नहीं, कन्फेशनल नहीं है, ये फरमाइशी इंटरव्यू है, ये उन्होंने खुद दिलवाए हैं। क्या फरमाइशी आप, यानी कन्फेशनल तो वो हो ना जो कि बंदा एक अचानक चलते चलते किसी की फरमाइश की गई है उनसे, किसी ने की है फरमाइश है कि आप मेरा इंटरव्यू ले लें। मैं चूंकि इनके गमले में लगा हुआ था, अब आप देखें ना, ये जिन साहब उस्मान डार साहब ने, ये कल तो इमरान खान के यानी समझ लो सर के ऊपर चढ़ के बात कर रहे थे। आज उनके अंदर को उनको लग रहा है कि इमरान दहशतगर्द हो गया, इमरान खान जो है ना 4 आदमियों के अब बेचारे को जो है ना दाएं बाएं करके वो एक मराज शहीद है तो एक 2-4 और लोगों के जिम्मे डाल के तो ये सारे पतली गली से निकलना चाह रहे हैं। अच्छा, पतली गली से निकलना चाह रहे हैं, ये असल आपने इसकी तशरीह की है इस मामले की। हाँ, वादा माफ गवाह जिसे कहते हैं। हाँ, ये सियासी कारकुन नहीं थे। इनको तो मैंने पहले दिन ये कहा कि स्टेरॉइड लगा के, जिस तरह नहीं मुर्गों को आप जो है ना ये फार्मी चूजे हैं, इनको स्टेरॉइड लगा के थोड़ा सा वजन इनका बड़ा कर देते हैं, ये इस तरह इनको स्टेरॉइड लगा के इनको लीडर बनाया। मज़ाहिया मिसाल है, सही है जी अजहर साहब। थोड़ी सी धूप लगी है तो वो पिघल रहे हैं, बर्फ के बने हुए थे तो आप पिघल रहे हैं, तो इनकी बातों का ज्यादा वो नहीं कर जो रियल। अजहर साहब आप भी मुस्कुरा रहे हैं, आप इस बात से कुछ दिल में इत्तेफाक करते हैं, फार्मी चूजे। और शैला साहिबा ने भी ये बात की कि खवातीन भी बदतरीन जुल्म के आगे, बरबरियत के आगे डटी रही, लेकिन ये लोग तो कन्फेशनल और फरमाइशी इंटरव्यूज देने आ गए। देखिए, बात तो समझने वाली है सर, बात बड़ी जरूरी है समझने। उसको मारा गया तो वो आज से लेके अब मुझे ये बताएं कि कहाँ पर शैला रजा, कहाँ पर जो है ना को पॉलिटिकल जदोजहद, कहाँ PMLN की जदोजहद जो सही है। मैं पूछती हूँ अजहर साहब, जवाब आ जाए। इसके खिलाफ बाकायदा मिनिस्टर के खिलाफ एक फौजी बगावत हुई है ना, तो मैं ये समझा फरमाइशी प्रोग्राम जो है ना ये आगे भी आते रहेंगे। ये अजहर साहब का रिप्लाई आ जाए, मुश्ताक साहब उनको सुनते हैं। अच्छा, मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों का वक्त दे देंगे ताकि दोनों का जवाब दे दूं। यहाँ इस मुल्क में ना एक आया था मिसाके जमहूरियत, चार्टर ऑफ, हम उसे डकैती कहते थे, वो तो अब साबित हो चुका हुआ है। 4-5 चीजें जरा बड़ी जरूरी हैं, बहुत जरूरी हैं। ये जो कह रहे हैं ना, किसने कहा कि जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में जो तशद्दुद जो हुआ था, उसके बाद उसका रूहानी बाप कौन था? वो नवाज शरीफ नाम था। एस्टेब्लिशमेंट बनाया, एस्टेब्लिशमेंट पालती पूलती रही है, आज तक वो उन्हीं का खिलाड़ी है, चाहे वो शहबाज शरीफ की शक्ल में किसी शक्ल में भी ले जाएं। हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी भी इनको सपोर्ट नहीं किया, ना शैला साहब पे किया। दुख और अफसोस इस बात का है कि ये 16 सियासी जमातों ने, ये पाकिस्तानी तारीख में पूरी दुनिया में देख लें, ये जो कुछ हुआ है, ये फरमाइशी इंटरव्यू नहीं कहते इसको, अच्छा नहीं लगता इस बात को। इंसान को बड़ा दिल करना चाहिए, सच बोलना चाहिए। फरमाइशी इंटरव्यू इस तरह होते हैं, खुदारा वो बात करें, अपना आजम खान को 3 महीने गायब की रखा, इमरान रियाज को 6 महीने आप लोगों ने देख लिया, अरशद शरीफ के साथ क्या हुआ। यानी ये वो लोग हैं। देखिए, आप मकसद सिर्फ समझिएगा कि चले हुए कारतूस अब चलना नहीं चाहेंगे। अवाम जो बात करना चाह रही है ना, अवाम जो देखना चाह रही है, यानी डर और खौफ इतना है। इन्होंने इमरान खान का कहते हैं डील लेके बाहर चले जाओ, इमरान, और ये चाहते हैं कि जब तक डील नहीं होगी पाकिस्तान में नहीं आना, और उसके लिए ग्राउंड लेवल प्लेइंग, मैं नहीं कहूंगा, आप पिछले 1.5-2 सालों के इंटरव्यू उठाकर देख लें, लेवल प्लेइंग फील्ड दें, इमरान को जेलों में डालें। बट अजहर साहब, एक बात तो फैक्चुअल है सर, और वो बात ये है कि ये वाकई ऐसा तासुर तो जा रहा है ना कि ये जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं वो पतली गली से निकलना चाह रहे हैं। मुश्ताक साहब ने कहा वो अपना पल्ला छुड़ा रहे हैं और कह रहे हैं हमें तो फलाने ने कहा था, हमें तो चेयरमैन ने कहा था, हम क्या करते। अच्छा, मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, अच्छा नहीं लगता इस बात को। अब 9 मई के हवाले से या सारे वाकई एक जुडिशल कमीशन सारे आ जाए, इन्हें सपोर्ट करें इस बात की, सारा कुछ सामने आ जाएगा। अब मुझे बहुत कुछ पता है, मैं नहीं, मुश्ताक बिन साहब को भी पता है कि कौन लेके जा रहा है, कहाँ लेके जा रहा है और क्या कुछ हो रहा है। ये छोड़े इन बातों को। अब ये सियासतदानों ने ये फैसला कर लिया ना कि अपना गिरबान पकड़ाना है किसी के हाथ में, तो इनकी मर्जी है। इन्होंने अगर मिसाके जमहूरियत किया था, वो रोंद के रख दिया इन्होंने, ये सिर्फ इसलिए कि इक़्तिदार लेना है। यानी मैंने जैसे बात करनी थी गई कि ख्वाजा आसिफ ने अप्रैल में 2019 में कह दिया राब्ता हो गया, फिर एक्सटेंशन देते हुए इनके पाँव चलते थे, इन्होंने प्लेट में रखकर, और फिर अभी भी देख लें आप, सिर्फ यही नहीं है, शहबाज शरीफ ने खुद कहा है कि 30 साल से, यानी हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से किसी ने कहा कि वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाड़ी रही है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ चलती रही, कभी कहा हो तब की बात है ना, ये छोड़ दे इस बात को। अगर एस्टेब्लिशमेंट के साथ चल रही होती
तो नहीं सर, वन पेज वाली बात तो कई दफा कहते थे ना खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे कि हम लोग वन पेज पे हैं, बहुत अच्छा ताल्लुक है, और इससे अच्छा ताल्लुक तो कभी रहा ही नहीं है। ये अपना देखिए, वजीर कौम का बाप होता है आर्मी चीफ, ये भी शहरियार आफरीदी साहब कहते थे। बात कर लीजिएगा मुश्ताक बिन साहब, आप हिम्मत करके सुने। देखिए एक बात समझिएगा, बड़ी सीधी सी बात है कि वो वजीर आजम की हैसियत से बात करते रहे हैं, वजीर आजम की हैसियत के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से, और जिस तरह के बयान है देखा ना, इमरान खान ने बहुत कुछ दाव पे लगा दिया और कौम को कोशिश करते रहे। अब ये फैसला करना है कौम ने अब, और ये मैं बता दूं आपको, अगर ये डर और खौफ, देखिए 4 बड़े ब्लंडर है। ये इलेक्शन मांगते रहे, ये इलेक्शन मांगते रहे, इमरान खान ने असेंबलियां तहलील कर दी, ये आपने खुद बैठ के 17 मुल्क की मौशत कौमी का सत्यानाश करके रख दिया। अब इनके पास ग्राउंड में कोई चीज नहीं है। फिर इन्होंने किया अपना गिरबान पकड़ के इलेक्शन कराने की तारीख का इख्तियार दे दिया इलेक्शन कमीशन को। सेक्शन 57 में कहा गया, वो तो आइन के तहत सदर का और गवर्नर का इख्तियार है। फिर इन्होंने हल्का बंदी वाला मामला जाते हुए क्यों किया? भैया आपको पता है इलेक्शन 6 में अपना 60 भाई सही हो गया। इसका जवाब तो शैला साहिबा से लेंगे। हल्का बंदियों वाला मामला क्यों किया, और ये इलेक्शंस की याद आपको शैला साहिबा तब क्यों नहीं आई जब इन्होंने 2 असेंबलीज तहलील की? वो तो खुद कह रहे हैं कि आए इलेक्शन करें, और उस वक्त पीपल्स पार्टी भी बहुत बढ़ चढ़ कर कहते थे। और अब आप लोग ये बात कह रहे हैं कि नून लीग लाडली जमात है। बिलावल साहब ने कई दफा कहा है कि आप लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड पीपल्स पार्टी को भी नहीं मिल रही। शैला साहिबा जी, पहली बात तो ये कि आज भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ को चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की ज़रूरत है। और क्योंकि आप डेमोक्रेसी पे और पॉलिटिक्स पे यकीन नहीं रखते, तो आप जो हैं वो RTS बिठा के आए, थर्ड ऑप्शन के तौर पर आए। आपका हर बिल पास करने के लिए आपको जो है एस्टैब्लिशमेंट की ज़रूरत होती थी, और आप बड़े खुश थे कि मैं जो हूँ वो लाडला हूँ। आज भी इस मुल्क में सियासतदानों को चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी रिवाइज करने की ज़रूरत है। ये आपको आज समझ आ रहा है, लेकिन क्योंकि आपने नहीं किया तो आपको ये आज भी मसला लग रहा है कि 2 पॉलिटिकल पार्टी ने किया। आप कौन से सियासतदान थे? आपके लिए बिल्कुल बताया गया है कि हम इसे ज़हीरुल इस्लाम की वीडियो वायरल। अब आप नहीं बोलेंगे, मैं आपके दरमियान नहीं बोली कि हम इन्हें थर्ड ऑप्शन के तौर पर लाए थे। आपके साथ सारे परिंदे उठा के बिठाए गए। शाह महमूद कुरैशी और हाशमी साहब को जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे, आपके साथ बिठाया गया। तो आप हमें नहीं बताएं कि पार्टी कैसे बनी। दूसरी बात जो है, उनका तो नारा है बहादुर हाशमी साहब और शाह महमूद कुरैशी एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे। वो कौन सा ऐसा नजरिया था कि वो इनके साथ आके बैठ गए? और ये सारे जो फरमाइशी, जिनको कहा गया है कि फरमाइशी इंटरव्यू, ये सारे मेहमान अदाकार थे जो आपके साथ बैठाए गए। कौन जीत सकता था मुझे बताएं? 6 दिन आपके जो है हमारे रिजल्ट रोके गए और फिर आप लोगों को जिताया गया, तो हमें ना बताएं आप। दूसरी बात जो है वो ये है कि आप जो है वो बार-बार ये कहते हैं कि हमने असेंबली तोड़ी। 2024 में कोई एक्शन रिप्ले तो नहीं आप देखेंगे 2018 के इलेक्शन का? 1 मिनट, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपसे किसने कहा था असेंबली तोड़ें? आपके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, बाकायदा मोशन मूव हुई, और आपको ऑपोजिशन में बैठना था। आप ऑपोजिशन नहीं कर सकते, आपको हुकूमत बना के दी गई थी, आप वो नहीं चला सके। निकम्मे तरीन, कोई माशी पॉलिसी नहीं थी। खुद आपके मिनिस्टर ने कहा कि कोई माशी पॉलिसी नहीं थी, एक के बाद एक तजर्बा करते थे। आपने उसके बाद असेंबली, सिर्फ नेशनल असेंबली से नहीं भागे, आपने दोनों असेंबलियां तोड़ दी। और 4th क्वार्टर में कहते हैं कि हमें इलेक्शन करा के 4th क्वार्टर में कहां से बजट आता है? फिर भी हमने अपनी पार्टीज में टिकट दिए लोगों को। हम तो नहीं भाग रहे थे, बजट ही नहीं था, इलेक्शन कमीशन के पास भी नहीं था, हमने टिकट दिए। तो आप आज भी इलेक्शन से भागोगे, ये लिख लो। ये सिर्फ आपका जबानी कलामी बात है। आपके पास कैंडिडेट नहीं होगा जिसको आप वो तो वही कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कैंडिडेट नहीं है। 1 मिनट खामोश हो जाए, कैंडिडेट सारे मैं आपके दरमियान नहीं बोले, मैं आपके बात कह रही हूँ। आपके पास कैंडिडेट नहीं होंगे। ये वही उस्मान है ना, ये वही उस्मान है ना जो भागा भागा फिर रहा है इस वक्त। ये वही उस्मान है जिसने मेरे साथ प्रोग्राम में बैठ के कहा था, कामरान शाहिद क्या, कि मैंने आप लोगों की जो है नैब के अंदर इतनी मोटी मोटी फाइलें देखी हैं। कहाँ है वो आज फाइलें? नैब आपके घर की बांधी थी, आपके घर में पड़ी हुई थी नैब। सही, मैं सबके काउंटर व्यूज आ जाए, मुश्ताक साहब का भी आ जाए। और इस वक्त मैं आपके बारे में नहीं बोली। आपके शहजाद अकबर, वक्त भी मेरे पास नहीं है, ये होने वाला है।
राइट नाज़रीन, आई हैव टू वाइंड अप ऑन दिस नोट। बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट था। आई विश आई कुड हैव कंटिन्यूड बट दिस इज ऑल द टाइम दैट आई हैड। खातून का, हजरात का बहुत शुक्रिया, आपके देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।